नमस्कार। राजनीति में ना कुछ नतीजे सिर्फ हार जीत से कहीं ज्यादा होते हैं। वो हमें लोकतंत्र की जड़ों के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखा जाते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की कहानी को जरा बारीकी से समझेंगे। ये कहानी है एक बहुत मजबूत राजनीतिक किले की और उन चंद वोटों की जिन्होंने उस किले की बुनियाद ही हिला दी। आइए पता लगाते हैं कि जमीन पर असल में हुआ क्या। 94, सिर्फ 94। ये बस एक नंबर नहीं है ना? सोचिए, ये 94 अलग अलग फैसले हैं, 94 उम्मीदें, या शायद 94 शिकायतें। यही वो छोटा सा फासला था जिसने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, आप सोचिए, 15 साल पुरानी विरासत का फैसला कर दिया। इतनी सी संख्या में इतनी बड़ी ताकत, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे बड़ा इम्तिहान भी। तो आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई एक ऐसा किला जो 3-3 चुनावों से मजबूत खड़ा था, वो अचानक मुट्ठी में रखी रेत की तरह कैसे फिसल गया। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें जमीन की आवाज को सुनना होगा, आंकड़ों के पीछे छिपे हुए पैटर्न को देखना होगा और सबसे जरूरी, लोगों की उन अनकही शिकायतों को समझना होगा। तो चलिए इस 94 वोटों के सवाल की पड़ताल शुरू करते हैं। एक बात साफ कर दूं, ये विश्लेषण किसी एक पार्टी या किसी एक नेता के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक जागरूक वोटर और जमीन से जुड़े मुद्दे बड़ी से बड़ी राजनीतिक हवा का रुख भी मोड़ सकते हैं। तो चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं। साल था 2023, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, उस वक्त के डिप्टी सीएम भी थे, टीएस सिंहदेव, अपनी ही सीट अंबिकापुर हार गए। और ये कोई ऐसी वैसी सीट नहीं थी। 2008 से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, जहां जीत हमेशा बड़े मार्जिन से होती थी। लेकिन इस बार हार का अंतर था सिर्फ 94 वोट। अब देखिए, जब इतने बड़े कद का नेता इतने कम मार्जिन से हारता है ना, तो ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है सिस्टम के लिए, और शायद उस राजनीति के लिए भी जो जमीन से अपनी पकड़ खो रही हो। किसी भी चुनावी नतीजे को ठीक से समझने के लिए ना, सबसे पहले उस जगह की मिट्टी को, वहां के लोगों की धड़कन को समझना पड़ता है, क्योंकि हर एक वोट की जड़ वहीं होती है। तो चलिए अब हम अंबिकापुर की जमीनी हकीकत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अंबिकापुर, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर बसे सरगुजा इलाके का, आप कह सकते हैं, दिल है। ये एक आदिवासी बहुल इलाका है, जिसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, अपनी अर्थव्यवस्था है और अपनी ही चुनौतियां भी हैं। यहाँ की राजनीति को अगर समझना है तो पहले यहाँ के जंगल, जमीन और पानी से जुड़े मुद्दों को समझना ही होगा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहाँ की लगभग 39% आबादी, यानी करीब करीब 40%, अनुसूचित जनजाति से है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अंबिकापुर की पूरी राजनीति की चाबी है। आदिवासी समुदाय, जिनकी अपनी भाषा है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी उम्मीदें, वो यहाँ किसी भी पार्टी का खेल बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। उनकी आवाज को नजरअंदाज करना मतलब किसी भी राजनीतिक समीकरण को दांव पर लगाना। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी दो चीजों पर टिकी है, एक तो खेती और दूसरा खनन। एक तरफ पारंपरिक खेती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और दूसरी तरफ है कोयले की खदानें, जो विकास भी लाती हैं और विस्थापन भी। कोरवा और पंडो जैसे खास तौर पर कमजोर आदिवासी समूह भी यहीं रहते हैं। उनके लिए असली मुद्दे क्या हैं? उनके लिए मुद्दे हैं रोजगार, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बढ़कर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी। इन्हीं मुद्दों पर उनका भरोसा बनता भी है और टूटता भी है। ठीक है, तो अब हम अंबिकापुर की जमीन और लोगों को थोड़ा बेहतर समझ चुके हैं। अब वक्त है उस चुनावी नतीजे का एक फोरेंसिक डायग्नोसिस करने का। हम उन छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर देखेंगे जो हमें आखिरकार उस 94 वोटों के अंतर तक ले जाते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। ये कहानी है अंबिकापुर के वोटर के धीरे धीरे जागरूक होने की। सोचिए, 90 के दशक में जहां आधे से भी कम लोग वोट डालने निकलते थे, वहीं 2013 तक ये आंकड़ा 80% तक पहुंच गया। मतलब साफ था, लोग अपने हक और अपनी ताकत को लेकर बहुत जागरूक हो रहे थे। और जब 2023 में मुकाबला इतना नजदीकी हुआ तो एक एक वोट कीमती हो गया, और आखिरी फैसला इसी जागरूक वोटर ने सुनाया। अब ये चार्ट देखिए, ये उस पूरे बदलाव की कहानी कह रहा है। 2013 में कांग्रेस का वोट शेयर था लगभग 52%। 2018 में ये और बढ़ा, 56% से भी ज्यादा हो गया, मतलब एक तरफा जीत।
लेकिन 2023 में कुछ तो बदला। कांग्रेस का वोट शेयर सीधा 10% नीचे आया और 46.29% पर अटक गया। और दूसरी तरफ बीजेपी थी, जो लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती रही और 46.43% पर पहुंचकर बस जरा से अंतर से आगे निकल गई। ये गिरावट कोई अचानक नहीं हुई थी, इसके पीछे कई वजह थीं जो धीरे धीरे जमीन के नीचे पनप रही थीं। और ये एक लाइन उस पूरी कहानी का निचोड़ है। कांग्रेस की बढ़त की रफ्तार थम गई थी। 2023 आते आते बीजेपी लगभग बराबरी पर आ चुकी थी। जो जीत का रथ 2018 में अपनी पूरी रफ्तार पर था, वो धीमा पड़ चुका था और दूसरा प्रतियोगी ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। राजनीति में ना मोमेंटम यानी गति का बहुत बड़ा खेल होता है। तो सवाल ये है कि वो गति धीमी क्यों पड़ी, वो वोट शेयर आखिर गिरा क्यों? जवाब इस टेबल में है। ये हैं वोटरों की वो छोटी छोटी लेकिन गहरी शिकायतें। खदानों से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा जो पूरा नहीं हुआ, एक 100 बेड के अस्पताल का वादा जिसकी जरूरत हर परिवार को थी, और शायद सबसे बड़ी चोट जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ठेके स्थानीय लोगों की जगह बाहर वालों को मिल गए। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये लोगों के आत्मसम्मान पर चोट थी। इन बाहरी चुनौतियों के अलावा कुछ अंदरूनी कमजोरियां भी थीं, जैसे बूथ लेवल पर संगठन का कमजोर पड़ जाना, और यही वो जगह है जहां असल में चुनाव लड़ा और जीता जाता है। विपक्ष जो कहानी गढ़ रहा था, उसका सही समय पर और सही तरीके से जवाब न दे पाना, और हो सकता है संसाधनों की भी कुछ कमी रही हो। जब लड़ाई इतनी नजदीकी हो ना, तो संगठन की एक छोटी सी चूक भी हार का कारण बन जाती है। और यहीं पर हमें एक बहुत बुनियादी बात याद रखनी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर एक वोटर का सम्मान, उसकी गरिमा सबसे ऊपर है। जब कोई नेता या पार्टी जनता से बात करती है, तो वो सिर्फ एक भाषण नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होती है। और जब वादे अधूरे रह जाते हैं या लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नाकामी नहीं होती, ये उस जिम्मेदारी का अपमान होता है। ये वोटर के सम्मान को सीधी ठेस पहुंचाता है। तो हमने समस्या देख ली, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ विश्लेषण करके रुकने वाले नहीं हैं। अब हम एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, एक ऐसा प्लान जो किसी भी राजनीतिक दल को जनता से अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने और विश्वास कायम करने में मदद कर सकता है। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान हो सकता है। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले एक जन सुनवाई यात्रा शुरू हो, जिसका एक ही मकसद हो, भाषण देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनना। 60 दिन पहले उम्मीदवार खुद आदिवासी इलाकों में जाएं और लोगों को एक प्लान कार्ड दें, जिसमें साफ साफ लिखा हो कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे और कब तक होगा। और फिर 45 दिन पहले बड़ी बड़ी रैलियों की जगह गांव के बाजारों और किसान सभाओं में जाकर लोगों से सीधा संवाद किया जाए। ये ना प्रचार की पूरी सोच को ही बदल देने जैसा है। ऊपर से अपनी बात कहने की बजाय लोगों की शिकायतों से अपनी बात शुरू करना। लाखों की भीड़ वाली रैलियों की जगह 50-100 लोगों के छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हर गली मोहल्ले तक पहुंचना। और समस्या होने का इंतजार करने की जगह खुद आगे बढ़कर लोगों की छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करना। विश्वास ऐसे ही बनता है, एक एक दिन, एक एक इंसान से। और इस जमीनी काम को आज के डिजिटल टूल से और ताकत दी जा सकती है। आदिवासी समूहों और शहरी बस्तियों के लिए उनकी अपनी भाषा में व्हाट्सएप पर जरूरी जानकारी भेजना। स्थानीय स्तर पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी छोटी छोटी इंस्टाग्राम रील्स बनाना। जो वोटर्स कंफ्यूज्ड हैं, उन तक फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के जरिए पहुंचना। और सबसे जरूरी, चुनाव के दिन जो अफवाहें फैलती हैं, उनका तुरंत जवाब देने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम का तैयार रहना। अंबिकापुर की ये कहानी हमें सिर्फ चुनाव कैसे लड़ें ये नहीं सिखाती, ये हमें शासन कैसे चलाएं यानी गवर्नेंस के सिस्टम के बारे में भी एक बहुत बड़ा सबक देती है। एक अच्छे शासन का पहला नियम है सुनना। और आज के डिजिटल ज़माने में जब हम वोटरों से फीडबैक लेते हैं, तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करें। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, वो इसी सिद्धांत पर बना है। लोगों की जानकारी का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए होना चाहिए, न कि उनकी निगरानी या शोषण के लिए। ये सिर्फ एक कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार, सबसे बड़ी सीख यही है कि जब मुकाबला कांटे का हो, तो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी बातों पर जमीन की छोटी छोटी शिकायतें भारी पड़ सकती हैं।
और उन शिकायतों को सुनने और उन्हें हल करने के लिए एक मजबूत जमीनी संगठन से बेहतर कुछ नहीं है। चुनाव अक्सर बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं, बल्कि आखिरी मील पर, हर एक बूथ पर जीते या हारे जाते हैं। तो अंत में मैं आप सबके सामने यही सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या आने वाले वक्त में चुनावों का भविष्य विशाल रैलियों और बड़े बड़े नारों में है, या फिर एक एक इंसान की एक एक शिकायत को सुनने और उसे हल करने की कोशिश में है? अंबिकापुर का वो 94 वोटों का फैसला हमें शायद इसी दूसरे रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,